दोस्तों, आज मैं आपके पास एक बहुत बड़ा रिस्क लेके या यूँ कह सके साहस लेके आपके प्यार से, जो आपने हमें प्यार दिया है कमेंट के माध्यम से, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि कुछ तथ्य, ऐसे ही विस्फोटक तथ्य आपके पास लाता रहूं और उजागर भी करता रहूं। ये मेरा आपके प्यार के प्रति समर्पण है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं वीडियो बनाने के पहले सोचा, क्योंकि मैं जब ये वीडियो आएगा मार्केट में या जब पोस्ट करूँगा, तो आप यकीन मानिए एक लिबरल गैंग है, उसको बोरनॉल की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, आप वीडियो देखिएगा तब पता चलेगा। और ये मेरी जिम्मेदारी थी, जैसे कि मैंने गदर के टाइम पे एक्सपोज किया था, वैसे ही आज मैं एक बहुत बड़ा मुद्दा बताने जा रहा हूं जो आपके संज्ञान में है, लेकिन उसके पीछे की कहानी आप नहीं जानते हैं और ना आपको बताने का प्रयास किया गया। आपके दिमाग में वैसे ही डाला गया जैसा कि नैरेटिव सेट किया जाता है। ये देश में हमेशा नैरेटिव सेट किया जाता है, बनाई जाती है और वो आपको पिलाई जाती है। जैसे कि मनमोहन सिंह एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर या फिनांस मिनिस्टर रहे हैं जिन्होंने रिसेशन से भारत को बाहर निकाला। 1991 का और 2007-8 का लोग तर्क देते हैं, तथ्य देते हैं। ये लिबरल गैंग है। और उसके आगे जो इस बात को नहीं जानते, जो उनके समर्थक भी नहीं हैं, वो लोग जाने अनजाने में इस बात को मान लेते हैं। लेकिन बात ऐसा है, मैं एक लिबरल गैंग क्यों बोलता हूं। अभी कोई लोग सवाल उठा सकते हैं कि अगर देश में एक चुनी हुई और मजबूत सरकार है, तो फिर ये लिबरल लोग नैरेटिव कैसे चला देते हैं। आपने कश्मीर फाइल देखी होगी, उसमें बोलता है कि सरकार तुम्हारी होगी लेकिन सिस्टम मेरा है, और यही सच्चाई है। आप इंडियन हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जैसे आपको पढ़ाया गया है, जो जो तथ्य बताया गया है वो सच है या नहीं है, लेकिन आप उसको पढ़ते रहें, मानते रहें। देखिए दोस्तों, एक क्षमा चाहता हूँ बीच में बोलने के लिए, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि मुद्दा ही बहुत बड़ा है, तो उसको आपको समझाना भी काफ़ी विस्तृत तरीके से समझाना चाहता हूँ। आपने सुना होगा, मैंने बताया जैसे कि रिसेशन, हम कभी भी इस बात पे चर्चा करने से डरते हैं कि भारत में रिसेशन क्यों नहीं आया। हम क्यों उन तथ्यों को छोड़ देते हैं जिसमें हमें लगता है कि हमें टच करना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए। क्यों मैं बोलता हूं कि ये लिबरल लोग हमेशा से ऐसे नैरेटिव बनाते हैं जिसके सामने आप जाने अनजाने में झुक जाते हैं। क्यों, ये सवाल पूछिएगा क्यों मैं बोल रहा हूं। आप भगवान राम पे सवाल कर सकते हैं, आप भगवान राम थे या नहीं, ये एक मामला कोर्ट में जा सकता है, इस पर डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन महात्मा गांधी के नाम आते ही कोई लोग ये नहीं बताता कि नोआखली में जब राइट्स हो रहे थे तो महात्मा गांधी क्या कर रहे थे। ये मैं सवाल उठा रहा हूँ, आप रिसर्च कीजिए, क्योंकि ये मुद्दा वो नहीं है। ये कोई नहीं उठाता कि जब 1947 में देश आज़ाद हो रहा था, उस समय नोआखली का मामला भी चल रहा था, तो नेहरू गांधी उसी माउंट बेटन के साथ, उनकी फैमिली के साथ शिमला में छुट्टी क्यों बिता रहे थे। कभी लोगों ने रिसर्च करने का कोशिश नहीं किया। ये माउंट बेटन वही जर्नल थे जिन्होंने जो सुभाष बाबू के आज़ाद हिंद फौज के उनके जो हेडक्वार्टर था सिंगापुर में, उनको उड़ाया था। उनकी फैमिली के साथ किसी ने सवाल नहीं उठाया। क्यों किसी ने सवाल नहीं उठाया कि 1962 में जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, और वो पहले जब राष्ट्रपति नहीं थे तो भारत विजिट आए थे,
तो उन्होंने क्या बोला था, और क्यों नहीं लोग बोलते हैं कि एम्बेसडर जो थे अमेरिका के, उन्होंने नेहरू के बारे में क्या बोला था। ये कितने सवाल हैं, मैं बोलता जाऊंगा, आप थक जाएंगे, सुनते सुनते आप रिसर्च करते हैं। आपने सुना होगा कि भारत में मुगलों ने 1000 साल शासन किया, आप मान भी लेते हैं, लेकिन आपने सुना है, कभी सोचा है कि 70 साल, सिर्फ 70 साल में, इस्लाम के उदय के बाद से 70 साल में पूरे यूरोपियन कंट्री पे ऑटोमन साम्राज्य का राज था, और कितने कन्वर्जन हुए, सारे इस्लामिक स्टेट हो गए, भारत के नहीं हुआ। आखिर भारत पूरी तरह से इस्लामिक स्टेट क्यों नहीं हो पाया? आप ये सवाल पूछिए और ढूंढिए। अगर 70 साल में यूरोपियन कंट्री में ये बदलाव हो सकता है, तो 1000 साल में भारत क्यों नहीं बदल पाया? क्यों दिल्ली सल्तनत के सुल्तान को लोग दिल्ली सल्तनत का सुल्तान मानते हैं, जिनको फिरोज शाह तुगलक को मेवाड़ के राणाओं ने 6 महीने तक कैद में रखा, और इस बात का जिक्र किसी भी प्रमुख इतिहासकार ने नहीं लिखा? ये सर सवाल है, इसका जवाब, चूंकि मैंने केवल रेफरेंस दिया है, क्योंकि मैं मुद्दे से भटकना नहीं चाहता। मैं इस वीडियो को 3 भाग में बांटता हूं। पहले, रिसेशन कैसे आया। दूसरा, मनमोहन सिंह का क्या योगदान है और कौन है मनमोहन सिंह। और तीसरा, फिर आकलन करेंगे इसका। तो अब रिसेशन क्यों आया? आपको पता है कि मैं बहुत टेक्निकल में जाऊंगा तो इस पे कई आपको मैटर्स भी मिल जाएंगे, लेकिन मैं देश की आम जनता को समझाना चाहता हूं कि आखिर रिसेशन अमेरिका में आया तो भारत कैसे प्रभावित हुआ या नहीं हो सकता है। तो हमें क्या पिलाया गया घुट्टू पिला के कि भारत को रिसेशन से मनमोहन सिंह ने बचाया। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, 2 उदाहरण दूंगा आपको। आप अमेरिका में बहुत, मान लीजिए एक वहाँ पे इंटरेस्ट जो था, फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट था, वो था करीब 11 बार उन्होंने चेंज किया। जैसे कि इंटरेस्ट रेट होता है वैसे चेंज हुआ। जैसे अपने यहाँ भी इंटरेस्ट, हर जो मकान खरीदने जा रहे, गाड़ी खरीदने जा रहे, कोई भी तो इंटरेस्ट रेट होता है, वैसे ही 11 बार चेंज हुआ। अब बाद में 6.5 से घटाकर उसको 1.5 के आसपास कर दिया गया। जब इंटरेस्ट रेट इतना गिरा तो जितने भी मकान कार लोग खरीदने वाले थे, उनकी बाढ़ लग गई। अब बाढ़ लग गई तो उसमें हुआ क्या कि एक मॉर्गेज लोन होता है, बैंक आपको लोन तो अब देती है, जो आदमी मॉर्गेज के बारे में उसके पास, आपके पास कुछ होना चाहिए जिसकी एवज में वो लोन दे, कि अगर वो लोन आप चुका नहीं पाए तो वो आपकी संपत्ति या जो भी एसेट है उसको जब्त कर ले। लेकिन यहां पे ऐसा हुआ नहीं। 2 तरह के लोग हुए, एक सब प्राइम और एक प्राइम। जो उन्होंने, एक थे जिन वो लोग अपने, जो इतने स्वावलंबी थे, जो पैसा चुका सकते थे और लोन के बगैर में मॉर्गेज लोन भी कर सकते थे, उनके पास नौकरी दी, फंड थी। मैं बहुत ही लेन में, भाई टेक्निकल जाऊंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो उन्होंने एक, तो इसमें 2 तरह के लोग थे, एक सब प्राइम मॉर्गेज था, एक प्राइम मॉर्गेज था। तो सब प्राइम ऐसे लोग थे जिनके पास कुछ भी नहीं था, जिनकी संपत्ति या सैलरी या क्रेडिट इतनी नहीं थी कि उस लोन को चुका सकते थे या उसके ईएमआई भर सकते थे, लेकिन गवर्नमेंट बैंक ने उनको भी लोन दिया। और प्राइम, जिनके पास सहूलियत, एसेट था, मॉर्गेज में दे सकते थे, या उनकी सैलरी थी या क्रेडिट था कि वो दे सकते थे। तो जब ये लोन जो अनाधून बांटने लगा, सबको देने लगे, तो गवर्नमेंट के पास, जो बैंक के पास लिक्विडिटी की कमी हो गई, कैश फ्लो जो था वो कम हो गया। अब कैश फ्लो आए कहाँ से? अगर आप लोन दे रहे हैं तो कैश फ्लो तो ख़त्म हो गया। तो उन्होंने क्या किया कि सीडीओ, कोलैटरल डेप्ट ऑब्लिगेशन की मदद ली। उसमें क्या होता है कि एक बंडल बनाया, जो लोन का मॉर्गेज लोन था, जिसमें सब प्राइम थे और प्राइम मॉर्गेज दोनों था, उनका एक बंडल बनाया।
और उनको एक थर्ड पार्टी को सेल किया गया। अब थर्ड पार्टी को अगर कोई भी सेल करेगा, जैसे मानिए कोई इन्वेस्टर है वो ले रहा है कोई थर्ड पार्टी, तो उसको गारंटी होगा ना, ऐसे कैसे ले लेगा। तो गारंटी लेने के लिए वहाँ का AIG एक इंश्योरेंस कंपनी है जो 1850 AIG के जो फाउंडर थे, जो 1850 में हुआ था, लेहमान ब्रदर्स, एंजेलो मॉजिलो, जिनको गोल्डन बॉय भी कहा जाता है, वो आ गए। तो उनका बहुत बड़ा नाम था। उन्होंने बोला कि मैं इसका इंश्योरेंस करूंगा कि लोन जो भी ले, अगर थर्ड पार्टी को जो डिफ़ॉल्टर लग रहा है कि जो सब प्राइम है जो नहीं दे पाएगा, तो मैं वो चुकाऊंगा, मतलब AIG ने बोला। अब जब ये हुआ तो लोन लोग देने लगे और थर्ड पार्टी से बेचने लगे, और इसमें उन्होंने खूब पैसा कमाया AIG ने। लेकिन उनकी चाहत बढ़ती गई तो उन्होंने, अब मान लीजिए कि आप अगर किसी को दे रहे हैं इंश्योरेंस कि मैं अगर कोई पैसा नहीं चुकाएगा तो मैं चुकाऊंगा, तो आपके पास भी पैसे होने चाहिए। लेकिन उन्होंने वो कमिट किया जो उनके पास नहीं थे, जितनी एसेट नहीं थी उतने से ज़्यादा का उन्होंने लोन दिलवा दिया। जब ये लोन दिलवा दिया तो क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने तभी इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.2% कर दिया। जब पैसा कमा रहा है तो गवर्नमेंट ने बोला जब भाई बढ़ा दो। तो जब बढ़ा दिया तो जो लोग डिफ़ॉल्टर थे, मतलब उनके पास पैसा नहीं थे और गवर्नमेंट तो मतलब किसी को भी लोन दे रही थी, वो लोग लोन चुका नहीं पाए। अब उनकी जो पैसे थे, क्योंकि AIG ने बोला था कि मैं दूंगा, तो वो देने लगे। अब वो उनके पास भी वो संपत्ति खत्म हो गई, जितना उन्होंने कमिट किया था उतना तो उनके पास पैसे भी नहीं थे। अब अनाधुन में सब चल रहा था, और उस समय आप बिलीव नहीं करेंगे, हाउसिंग जो सेक्टर था एकदम बूम कर गया था बबल की तरह। और जब ये हुआ तो अब तो सब जो प्राइम थे, जो छोटे लोग थे जिनके पास क्रेडिट नहीं था उतना, तो वो लोगों ने डिफ़ॉल्ट करना शुरू किया। तो जो बड़े थे, जो सैलरी भी उनकी थी, उनके पास क्रेडिट भी था तो वो दे सकते थे, उन लोगों ने भी पीछे हट गए। जब पीछे हट गए तो अब पैसा आए कहाँ से? तो सारे मार्केट में अब मकान जो है, जिसकी कीमत जो बूम थी, अब चूंकि अब सब डिफ़ॉल्टर हट गए और उसके पैसे भी गिर गए नीचे, तो अब क्या हुआ, कोई खरीदार नहीं था। जो अब मान लीजिए कि अगर जो जितने लोगों ने डिफ़ॉल्टर थे उन लोगों ने बैक ऑफ कर दिया, तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर लोग मकान बुक करा चुके थे, तो अब वो लोगों ने छोड़ा तो उसका मार्केट गिर गया, क्योंकि इतना फ्लैट्स आ गए, इतने मकान आ गए कि लोग को खरीदार ढूंढने लगे। तो जब मार्केट गिरा तो जो लोग अच्छे रेट से खरीदे थे उनको लगा अरे यार तो और गिरने वाला है, तो उन लोगों ने भी छोड़ दिया। अब ये क्या हुआ, इसकी वजह से वहाँ पे रिसेशन हो गया। चूँकि अब ये अमेरिका में आया तो इसको प्रभावित कैसे, वो बाद में बेल आउट किया और गवर्नमेंट ने निकाला, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट वो नहीं है, हमारा सब्जेक्ट है इंडिया और मनमोहन सिंह। तो मैंने समझाने के लिए बताया कि क्यों रिसेशन में मनमोहन सिंह ने बचाया नहीं, एक नैरेटिव सेट किया जाता ना, वो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अब क्या हुआ कि जब ये मतलब ये उसको बाद में गवर्नमेंट ने बेल आउट किया, दूसरे कंपनी को दिया, वो अलग विषय, लेकिन उस समय गिर गया। अब आप सोचिए कि आप शेयर मार्केट में तभी प्रभावित होते हैं जब आप शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। मान लीजिए शेयर मार्केट गिर गया, आपने शेयर मार्केट में 10 रुपये 1000 रुपये इन्वेस्ट किया है, तो आपको क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर शेयर मार्केट में आपने पूरे घर की जमापूंजी अगर लगा दिया है तो आप बर्बाद हो जाएंगे। अब आप सोचिए कि जो इंडिया की FDI थी 2007 में 25% थी। आप कोई भी $25 बिलियन का था FDI, जो आज के टाइम में $83.57 बिलियन का FDI है। तो जब इंडिया का मार्केट ही उतना बड़ा नहीं था, जो डॉलर के साथ नहीं कर सकते थे, तो इंडिया में रिसेशन आएगा कैसे? FDI लोग जानते होंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो FDI हमारा नहीं था, जब हमारी उतनी दूसरे देशों से आयात निर्यात नहीं थी, दूसरे देशों में हमारी निवेश नहीं थे उतने, तो वो अब निवेश होगा तो डॉलर में होगा, सारे डील डॉलर में होते हैं। तो
तो जब हमारी निवेश ही उतनी नहीं थी तो हमारे देश में रिसेशन आएगा कैसे? लेकिन एक नैरेटिव बनाया गया इसको कि नहीं, रिसेशन आ गया था, उन्होंने बचा लिया। अरे भाई, जब आपका शेयर मार्केट में उतना आपका इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो आपको क्या प्रभाव, लोग बोलेगा जी आपको तो बचा लिया। अरे आपका 10 रुपया बचा, 10 रुपया इन्वेस्टमेंट है तो उसमें क्या बचने वाला है आपका? ऐसे ही 91 में भी किया गया। 91 में भी मैं जब मनमोहन सिंह की हिस्ट्री बताऊंगा तो एक बहुत बड़ी बात बताऊंगा एक और। 91 में भी लोग बोलते हैं कि भारत की आर्थिक स्थिति, आप सवाल करूंगा आप जवाब दीजिएगा, कि ऐसी हो गई थी जो आज श्रीलंका और पाकिस्तान की है। भारत के पास 15 दिन के लिए रिजर्व नहीं था। IMF के सामने वो मेरे ख्याल से $7 बिलियन मांग रहे थे और IMF नहीं दे रही थी। तब लोग बोलते हैं कि मनमोहन सिंह ने दिलाया और मनमोहन सिंह ने भारत को इस संकट की घड़ी से निकाला। लेकिन आप जाकर NCERT, जिसको लिए लिबरल लोग बोलते चेंज नहीं होना चाहिए, उसी NCERT में लिखा है कि जब रिसेप्शन आया तो वर्ल्ड बैंक और IMF के दबाव के कारण, ये दोनों IMF और वर्ल्ड बैंक ने शर्त रखा कि जब तक आप उदारीकरण नहीं अपनाओगे हम आपको पैसा नहीं देंगे। तो ये जो साइन हुआ ये IMF और वर्ल्ड बैंक के निर्देश पे साइन हुआ। इसमें मनमोहन सिंह ने कोई सेटिंग नहीं किया, कोई बहुत बड़ा निकाल के बाहर नहीं किए। ये जितने उदारीकरण जो पैसा आया सब IMF के अपने शर्तों के हिसाब से आया। उसमें मनमोहन सिंह का अब देखिए नैरेटिव, कोई उनका रोल नहीं है। अभी आप सोच लीजिए कि एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं कि आग लग गई और आग लगने के बाद कुआं खोदने जाओगे तो गांव में क्या कहावत है? अरे आग लगी तो कुआं खोदने जा रहा है। मतलब तुम्हारी दूरदर्शिता नहीं है, तुम दूरदर्शी नहीं हो। तो अगर तुम्हारी जो आर्थिक स्थिति इतनी डावाडोल है और उस समय तुम ये साइन कर रहे हो तो पहले के 70 साल से क्या कर रहे थे? अब वो 70 साल की कहानी अब मैं आपको बताता हूं कि मनमोहन सिंह की हिस्ट्री क्या है। दोस्तों, मैं ये वीडियो बना रहा हूं लेकिन फिर बोल रहा हूं कि आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। ये जो वीडियो बना रहा हूं बहुत हिम्मत करके, मुझे पता है कि कितने लिबरल आएंगे मेरे को तरह तरह की बातें बोलेंगे, फैक्ट नहीं देंगे, इसको फैक्ट के साथ काटेंगे नहीं, लेकिन तरह तरह से बातें बोलेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूं कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत की जो आय थी, अगर फॉरेन में किसी को $1 मिलता था तो भारत को 18 सेंट मिलता था। याद रखिएगा कि भारत की GDP जो थी वो 18% थी, ठीक है। 1960 शुरू हुआ तब वो 6 सेंट आ गया। $1 के मुताबिक अगर वर्ल्ड में किसी को GDP का $1 मिल रहा है तो भारत को 6 सेंट मिला। आप सोचिए कि नेहरू जी की अपनी पॉलिसी के हिसाब से 3 गुना गिर गया। जो लोग 18 सेंट कमा रहे थे वो 6 सेंट पे आके रुक गए। अब उस समय एक और चीज हुआ कि जो मैं मनमोहन सिंह की हिस्ट्री बता रहा हूँ, 1966 से 1969 तक ये अनकार्ड में थे। 1969 में ये जब इंडिया आया तो ललित नारायण मिश्रा ने इनको मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड में एडवाइजर बनाया। मैं ये अभी से नहीं जुड़े हैं और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ आपको बताऊंगा, वो भी एक्सपोज करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। 1972 में ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर फिनांस मिनिस्टर में बने। अब 1976 तक ये रहे और 76 में इनको वित्त सचिव बनाया गया। अब वित्त सचिव क्यों बनाया गया? भारत में ये एक पॉलिसी लेके आए सितंबर 1974 में, इसको बोलते हैं CDS। अब ये सितंबर 1974 में, सितंबर 1974 में ये CDS स्कीम लेके आए। CDS स्कीम का फुल फॉर्म है कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम। अब ये है क्या चीज? इस स्कीम को भी अध्यादेश के तहत लाया गया और स्कीम में है
कि जो भी व्यक्ति है वो अपने आय का 6 से 7% को कंपलसरी गवर्नमेंट के लिए डिपॉजिट करना पड़ेगा बैंक में, और वो 2 साल के बाद 5 किस्तों में मिलेगा, वो भी कोई ब्याज के साथ नहीं, नॉर्मल ब्याज के साथ, कोई चक्रवृद्धि ब्याज नहीं मिलेगा। और एक कंपलसरी था, अध्यादेश लाया और उसके साथ ये लागू किया गया। आप सोचिए कि आज मोदी जी अगर ऐसा कोई रूल ला दें कि आपको अपने सैलरी का 6% बैंक में जमा करना पड़ेगा सीडीएस स्कीम के गवर्नमेंट के लिए, पूरे देश में हंगामा खड़ा हो जाएगा, लोग सड़कों पे उतर आएंगे। लेकिन ये हुआ, और ये तभी नहीं हुआ, कुछ तो और आंकड़े बता रहे हैं, मैं प्रूफ के साथ तो नहीं बोल सकता कि ये 1963 से तैयारी थी, लेकिन मनमोहन सिंह ने ये ज्ञान दिया और इसके तहत उन्होंने लोगों के, कई लोग किसान को भी इसमें शामिल करते हैं, तो आप सोचिए कि आपके सैलरी का 5-6% रुपया आपको बैंक में कंपलसरी, यू आर बाउंड टू डिपॉजिट बैंक में गवर्नमेंट के लिए, वो 2 साल रखेगी और उसके बाद आपको देगी। आज करके मनमोहन मोदी जी दिखा दें, देखिए सड़क पर कैसे लोग उतर जाते हैं। दूसरी बात, लोग जो बोलते हैं ना कि 1971 में या 70 में 75 में जो भी वो क्या था उनका केशवानंद भारती केस था, उसकी वजह से इमरजेंसी इंदिरा गांधी लाई थी, वो भी एक कारण था। लेकिन इन्फ्लेशन रेट 29% था, आज 7% पे कांग्रेस के लोग चलाते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ गया और 1% जीडीपी ग्रोथ था। सोचिए 29% इन्फ्लेशन रेट था तब कौन था इसका लीगल एडवाइजर? मनमोहन सिंह। और मैं बताता हूं आपको, तो ये सीडीएस स्कीम लेके आया, मैं आपको उसको बता दिया। उसके बाद इनको बनाया गया 76 से 80 में वित्त सचिव रहे, उसके बाद 82 तक इनको बनाया गया योजना आयोग के सदस्य बने, फिर 82 में इनको आरबीआई का गवर्नर बनाया गया 3 साल के लिए, 85 में प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन बने। ये कभी भी कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी भी ब्यूरोक्रेट्स हो, उसके लाइफ में कभी भी अंधकार आता है, इनके जीवन में कभी अंधकार नहीं है, कभी खाली घर नहीं बैठे। ये कैसे नैरेटिव सेट किया जाता है, जो चीजें आपके नजर में होनी चाहिए वो नहीं दिखाया जाएगा। एक इनका गैंग है कि आपके दिमाग में डाल देगा कि अरे मनमोहन सिंह, जैसे कि आप देखिए रघुराम राजन, 2007 में रिसेशन आएगा, रघुराम राजन ने बोला था, लेकिन रघुराम राजन ने कितनी चीजें बोली थी कि अभी भी रिसेशन बोल रहे थे कि जाएगा, रिसेशन आ जाएगा इंडिया। ऐसे वो ये भी बोल रहे थे कि पेटीएम के थ्रू या हर सब्जी वाला कैसे पैसा पे करता है, और वही नहीं बोल रहे थे, पी चिदम्बरम साहब भी बोल रहे थे, ये भी संसद में, कि कैसे हो सकता है कि हर सब्जी वाला का अकाउंट होगा, वो बारकोड से पैसा दे देगा, बैंक अकाउंट से पैसा दे देगा। ये वो लोग हैं। अगर ये किसी और वित्त मंत्री ने बोला होता तो आप देखते कहां पे होते। अब देखिए कि मैं ये सब आपके सामने इसलिए बोला कि आपको ये जानना चाहिए कि मनमोहन सिंह कोई ऐसा नहीं थे जैसा कि उनको एक बताया जाता है कि वो उनसे बड़ा अर्थशास्त्री कोई नहीं था। उन्हीं के टाइम में जितने घोटाले हुए, लेकिन आप देखिए एक नैरेटिव, मनमोहन सिंह बहुत ईमानदार आदमी है। मैं अगर काम कर रहा हूं, मेरे नीचे काम करने वाले सारे लोग चोरी में फंसे तो मेरे को भी लोग बोलेंगे ये तुम क्या कर रहे थे, 10 सवाल पूछेंगे। लेकिन मनमोहन सिंह से सवाल आप नहीं पूछ सकते। लोग बोलते हैं अरे 2G में तो कुछ नहीं हुआ, तो कुछ नहीं। कोर्ट में ये भी सीबीआई ने बोला था कि इसके सीबीआई सबूत पेश नहीं कर पाई, इसमें कहीं नहीं कहीं इरेगुलरिटी है। आप सबूत नहीं पेश कर पाएंगे तो उसका कोई इलाज नहीं है। और जितने भी केस हुए ऐसा ही हुआ है। मनमोहन सिंह के रिजिम में, सब सहारा ओरिजिन में, भारत गरीब देश था। आपको पता है कब तक?
आप सोचते रहिए 2015 तक, 2015 के बाद रिच हुआ, जब ये कभी भी हिस्ट्री में लिखा जाएगा तो उस समय नरेंद्र मोदी की सरकार थी, और 2006 तक के पहले पाकिस्तान से भी गरीब देश था भारत। मतलब आप सोचिए कि 50-47 से लेकर ये पूरी जो एक कांग्रेस की सरकार रही है और इसके मेन करता धरता हर जगह हमेशा कंटिन्यूसली मनमोहन सिंह रहे हैं, लेकिन कोई भी उसमें उंगली नहीं उठाता। क्या मजबूरी है कि मनमोहन सिंह ने देश की अर्थव्यवस्था को कैसे चूना लगाया। आप सोचिए एक बार को। बाकी वीडियो में बहुत कुछ बातें कर सकता हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आप सोचिए कि कैसे नैरेटिव सेट किया जाता है। और कभी भी वो मोदी जी ने सही बोला था कि मनमोहन सिंह नहाते हैं तो रेन कोट पहन के नहाते हैं, कि कभी भी ये नहीं बोलते हैं लोग कि मनमोहन सिंह के टाइम में अर्थव्यवस्था बर्बाद हुई। अगर 91 में अर्थव्यवस्था का खस्ता हाल था कि 15 दिन का रिजर्व था, तो उसके जिम्मेदार कौन थे? हमेशा से फिनांस से कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह जुड़े रहे हैं। आप सोच के देखिए, तब आपको पता चलेगा। दोस्तों, ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरा ये जो प्रण है कि आपके सामने ऐसी चीज़ लाऊं, बाकी तो मैं ऐसे वीडियो बनाता रहता हूँ, कभी कभी कि आपको उस चीज़ का इल्म ना हो, ज्ञान ना हो कि आपको आपके जहन में क्या पिलाया जा रहा है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में।